प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुपद के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों के विषय में अध्ययन किया है और बहुपद भी बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन इसमें जो चर के घात होते हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। तो ऐसे व्यंजक को जिसमें चर का घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। और सामान्यतः इसे हम px a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x टू द पावर n, जहाँ पर n जो है एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें a0 x0 a1 x1 ये इसके पद कहलाते हैं अलग अलग। तो इनकी संख्या के आधार पर और 0 1 2 n ये इनका बहुपद का घात कहलाता है। तो इनके घात के आधार पर जो बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि n इज ग्रेटर दैन 2, तो ये जो है n घात का बहुपद हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसे हम बहुपद का घात कहते हैं। और जो अलग अलग ये पद है प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, धन या ऋण से जुड़े होते हैं, तो ये बहुपद के पद कहलाते हैं। तो इसमें जो है इसके आधार पर बहुपद को हम पद के आधार पर और घात के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे पद के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो इसमें आता है एक पद वाला, जैसे केवल a0 x0, अगर केवल यही लिया जाए तो ये एक पद का हो जाएगा, एक पद का बहुपद होगा ये। इसके बाद से अगर हमने इन दो को ले लिया, जैसे a0 x0 प्लस a1 x1, तो यहाँ हो जाएगा a1 x प्लस a0, तो ये दो पद का बहुपद हो गया। इसी प्रकार से अगर हम ये तीन ले लिए, जैसे a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, तो ये जो है तीन पद का बहुपद हो गया। इसी प्रकार से हम घात के आधार पर जाएं तो अगर हम केवल जो है इसको लेते हैं a0 x0 को, तो इसमें केवल आपका a0 ही होता है। a अचर पद है बहुपद का, क्योंकि a x0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ जो है ये अचर पद है, तो केवल अगर अचर पद ही है उसमें तो इसे हम शून्य घात का बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर घात जो है, जैसे यहाँ पर आपका हो जाए a0 x0 प्लस a1 x1, इसे हम लिख सकते हैं a1 x प्लस a0। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है ये आपका एक है x का घात, इसलिए हम इसे एक घात का बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको ले लें पूरा, ये a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर, या a2 x स्क्वायर प्लस
a1x प्लस a0, तो ये जो है आपका, ये आपका सबसे बड़ा घात इसमें 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद है। तो इस प्रकार से हम घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को हम विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब यहाँ जो है 2 बहुपद और, जैसे जिसमें केवल अचर पद ही होता है, जैसे ये 0 यहाँ पर मैंने कहा शून्य घात का बहुपद, यहाँ पर अचर पद ही केवल है, तो इसको हम अचर बहुपद भी कहते हैं। इसे हम अचर, केवल जिसमें अचर पद रहता है केवल, उसे हम अचर बहुपद भी कहते हैं। और दूसरा जो है, जिस बहुपद के समस्त गुणांक शून्य हों, जैसे a0, a1, a2, an, ये बहुपद के गुणांक हैं। तो अगर सभी गुणांकों का मान यानी a1, a2, a3 डैश डैश an ये सभी बराबर 0 हो, तो इसे हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। अगर सभी के मान क्या हो, a1 जितने भी गुणांक है सब का मान 0 हो, यानी सभी में, सब चर के जितने भी पद हैं, सभी पदों में अचर गुणांक जो है वो अगर 0 हो, तो ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब बहुपदों पे जो संक्रियाएं होती हैं सामान्यतः, वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं बहुपदों पे होती हैं। तो उनके बारे में हम लोग समझें कि कैसे हम इन संक्रियाओं को बहुपद पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले योग की संक्रिया है। अब मान लिया कि px एक बहुपद है, जैसे मान लीजिए इसमें हो गया a1 a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर, और एक बहुपद है आपका qx जो है b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है हमें? इन दोनों को जोड़ना है। तो अगर हम जोड़ रहे हैं इनको, तो px प्लस qx यह बराबर हो जाएगा a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस b0 x0 प्लस b1 x प्लस b2 x स्क्वायर। अब इसमें जो है जोड़ने की जो विधि है वो क्या है कि जैसे हम जो चर का घात होता है, तो समान घात वाले जो चर होते हैं उनके गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे x0 और यहाँ भी x0 है, यहाँ गुणांक a0 है, यहाँ पर b0 है, तो यहाँ x0 का जो गुणांक है a0 प्लस b0 ये जुड़ जाएगा। अब यह हो जाएगा a0 प्लस b0 x0 प्लस a1 प्लस b1 x प्लस a2 प्लस b2 x स्क्वायर। यानी एक जो px प्लस qx का एक बहुपद हमें पुनः नया इसमें प्राप्त हो रहा है, और जिसके गुणांक हैं सीधे सीधे इसमें हम इसको कर सकते हैं। अब इसी को उदाहरण के तौर पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको लिखें, तो यह हो जाएगा आपका जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मान लो px बराबर, और qx बराबर मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो अगर इसमें px प्लस qx का मान निकालना है, तो px प्लस qx बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7x, और अचर पद जो है 4 और 1 है, तो यह +5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से px + qx का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें ध्यान बस इतना रखना है कि हम उन्हीं अचर गुणांकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि अगर विपरीत चिन्ह है तो घटाना पड़ता है, घट जाएगा, समान चिन्ह है तो जुटेगा, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। तो उन्हीं गुणांकों को हम लेकर के जोड़ते घटाते हैं जिनके चर के घात समान होते हैं। जिनके चर के घात अगर अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 2x स्क्वायर और +3x और +3x क्यूब और +5 है, तो अब ये नहीं जुटने वाला है। क्यों नहीं जुटने वाला है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई पद इसमें नहीं है और x पर पावर a का, x के एक घात का भी कोई पद इसमें नहीं है। तो इसलिए अब यह पूरा जो है, ये पूरा व्यंजक एक ही रहेगा, इसमें जो है ये जुटने वाले नहीं हैं। तभी जुटेंगे जब इसका घात जो 2 है, इसमें भी कहीं पर आए व्यंजक और उसमें घात 2 हो चर का, तो उसके गुणांक ही जुटेंगे। अगर नहीं है तो वो वैसे ही लिख दिया जाता है पूरा, उसमें कोई जोड़ या घटाने की क्रिया नहीं होती है। आप जानते ही हैं, सामान्यतः यह बात है कि हर गणितीय संक्रियाओं में जो की संक्रिया होती है उसमें यह बताया जाता है कि जैसे समान चिन्ह वाले हैं वो जुड़ते हैं। जैसे अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो दोनों प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। फिर प्लस है और माइनस है तो ये घट जाएगा। फिर माइनस है तो ये जुट जाएगा। फिर इसी तरह से माइनस और प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह है तो ये घटेगा और समान चिन्ह है तो ये जुट जाएगा। तो समान चिन्ह यहाँ जैसे माइनस माइनस है तभी जुट जाएगा, प्लस प्लस है तभी जुट जाएगा। और जो गुणांक होंगे उनके साथ में उनके चिन्ह लिखे जाते हैं, और जो बड़ा गुणांक होता है उसका चिन्ह ही योग के बाद, जैसे समान चिन्ह है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपरीत चिन्ह है अगर घटता है तो उसमें समान चिन्ह वाले में तो जो चिन्ह है वही लिख दिए जाते हैं। जैसे माइनस माइनस है तो माइनस ही लिखा जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह है तो उसमें जो जिस गुणांक का मान अधिक होगा उसी के चिन्ह को हम उसमें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आया कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, अब इसमें जोड़ना हमको है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 5। तो अब इसमें जो है एक्स स्क्वायर दोनों के एक ही चिन्ह है तो सामान्यतः जुड़ जाएंगे 2 + 3x स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5x और 2x में एक ऋण चिन्ह है और एक धन चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस -5 और प्लस 2x, यानी दोनों के चिन्ह हमने अलग अलग लिख लिए। और यहाँ हो जाएगा प्लस 7 - 5। तो ये हो गया आपका 2 3 5x स्क्वायर, और -5 और 2 विपरीत चिन्ह के हैं इसलिए यह घटेगा, तो 5 में से 2 गया 3 और बड़ा इसमें -5 है, यानी 5 जो है वो क्या है बड़ा है इसमें, तो इसका चिन्ह ऋण है, तो यहाँ हो जाएगा -3x और 7 - 5 + 2। यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, यहाँ +7 का चिन्ह बड़ा है और 5 का चिन्ह छोटा है, वो 5 छोटा है इसलिए इसमें 7 का चिन्ह इसमें लिया जाएगा, यानी प्लस लिया जाएगा। तो यह हो गया आपका 5x स्क्वायर - 3x + 2। तो ये बात समझ में आया होगा कि जैसे हम कैसे जोड़ेंगे
बहुत सिंपल सा है कि गुणांकों को हम चिन्ह के अनुसार रखेंगे और प्लस, अगर दोनों समान चिन्ह है जैसे प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस माइनस है तो भी जोड़ देंगे, और अगर प्लस माइनस है तो भी घटेगा, माइनस प्लस है तो भी घटेगा। क्रम का कोई मतलब इसमें नहीं होता है, क्रम हम किसी भी प्रकार से आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखते हैं, बहुपद का जब भी हम प्रसार लिखते हैं, व्यंजक लिखते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि चाहे हम घात को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखें और चाहे घात को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित लिखें। जैसे लिखने का ये नहीं कोई कि मतलब यही लिखना है, लेकिन अगर हम अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखते हैं तो हमको उसमें सुविधा रहती है। जैसे प्रश्न में, किताबों में जो उदाहरण दिए रहते हैं या जो आपको के प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, उनमें तो कहीं भी कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि यही लिखना है, ठीक है। लेकिन जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, मानक रूप में देखते हैं, तो अब यही जो है इसको हम जैसे मान लो द्विघात लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो हम इसको bx प्लस ax² प्लस c के रूप में नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इसका मानक रूप है। यानी जब भी लिखा जाएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस bx प्लस ax², इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है घात के बढ़ते क्रम में है और यह घात के घटते क्रम में है। लेकिन इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है x का घात। तो यहाँ पर जब x का घात 0 है तो ये क्रम में नहीं हुआ, इसलिए जब भी लिखा जाता है बहुपद को तो चाहे आप घात के आरोही क्रम में लिखिए, आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, या घात के अवरोही क्रम में लिखिए। इस बात का ध्यान आपको रखना होता है। जब भी आप योग या अंतर जिसका भी परिणाम आप लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, तो वह जो है आप हमेशा आरोही या अवरोही क्रम में ही उसको लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है दूसरा है आपका घटाने की संक्रिया। यानी px माइनस qx का मान ज्ञात करना। तो जैसे px बराबर 2x², या हम मानक रूप में लिख दें ax² प्लस bx प्लस c a1 b1 c1, और qx बराबर मान लीजिए a2x² प्लस b2x प्लस c2 मान लिया गया। तो अगर हम इसमें घटाएं तो px माइनस qx करते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का कि जो ये बाद वाला है, पहली बात तो ये जो बाद वाला है इसको ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1, और माइनस यहाँ करके आप जो है a2x² प्लस b2x प्लस c2 ये ब्रैकेट में लिखिए, ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अब इसको जब ब्रैकेट में इसलिए कह रहे हैं लिखने के लिए क्योंकि जब यहाँ माइनस हम लेते हैं बाहर, तो जो जब खोलने पर नीचे अंदर जो प्लस या माइनस चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे इसमें तीनों का चिन्ह प्लस है, तो अब जब खोलेंगे तो तीनों माइनस हो जाएगा। जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1 माइनस a2x² माइनस b2x माइनस c2। अब देखा बाहर क्या था, माइनस है, तो यहाँ जो है तीनों चिन्ह प्लस थे, अब तीनों क्या हो गए, माइनस हो गए। अगर यहाँ पर कोई माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो गया, यानी चिन्ह बदल जाएगा जब माइनस ब्रैकेट के बाहर हम रखेंगे तो। इसलिए इसको ब्रैकेट में ही लिखने में ज़्यादा हमको सुविधा रहती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब वही चीज़ जैसे हम बताए कि जोड़ने की जो संक्रिया वही चीज़ यहाँ भी है। अब जो समान घात वाले हैं उनके गुणांक क्या होंगे, आपस में ये घट जाएंगे, तो हो जाएगा a1 माइनस a2x² प्लस b1 माइनस b2x प्लस c1 माइनस c2। तो यह हो गया आपका px माइनस qx का मान। इसको हम उदाहरण के तौर पे, जैसे ये मानक रूप में मैंने लिख करके आपको समझाया, अब इसे उदाहरण के रूप में भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए
पी एक्स बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 7 और क्यू एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें जो है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स यह बराबर हो जाएगा आपका 3x² माइनस 5x प्लस 7 माइनस, अब ब्रैकेट में लिख देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 5। जैसा पहले मैंने बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह हैं वो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सब प्लस है तो क्या हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। या 3x² माइनस 5x प्लस 7 माइनस 2x² माइनस 3x और माइनस 5। अब यहाँ जो है आप x² का गुणांक 3 और 2 विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा तो हो जाएगा आपका x² 5x, या इसको आप पूरा लिख सकते हैं 3 माइनस 2x² प्लस माइनस 5 माइनस 3x प्लस 7 माइनस 5। अब यहाँ हो गया x², यहाँ -5 और -3 समान चिन्ह के तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो -5 -3 -8 और प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया तो -8x और प्लस 7 माइनस 5 2। तो यह हो गया पी एक्स माइनस क्यू एक्स का वैल्यू, पी एक्स माइनस क्यू एक्स का वैल्यू हो गया x² माइनस 8x प्लस 2। इस प्रकार से अब यह है कि यहाँ पर जैसे अभी प्लस चिन्ह हमने लिया, अगर तीनों चिन्ह यहाँ पर माइनस हो तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी पूरा जुट जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ये सभी चिन्ह क्या होंगे, प्लस में बदल जाएंगे। अब जिनके चिन्ह प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जिनके चिन्ह माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। जैसे पूरा प्लस था तो माइनस हो गया, अगर यहाँ पर कोई माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी बात का बस ध्यान रखना है, और ब्रैकेट में लिखने में यह सुविधा रहती है कि हम अंदर के चिन्ह को देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये, और ये जो है इस बात का भी ध्यान रखना कि जैसे जो गुणांक हैं बहुपद में केवल एक बात का महत्व होता है कि जो चर का घात है ये ऋणेतर पूर्णांक होता है, लेकिन जो ये गुणांक है a0 a1 a2 an ये कुछ भी हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि ये भी पूर्णांक ही हो ऐसा नहीं है, ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, ये वास्तविक संख्या भी हो सकता है, ये आपका शून्य भी हो सकता है, यह जो आपका ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, इसके जो गुणांक है वो ऋण भी हो सकते हैं, ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। वास्तविक संख्या होगा, कुछ भी रहेगा, वास्तविक संख्या इसमें रहेगा। ये इतना बस इसमें कंडीशन है कि a0 a1 a2 an जो है ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये जो x का घात है इस बात को विशेष रूप से आपको समझना है कि जो x का घात है वह निगेटिव नहीं होगा, यानी वो किसी भी दशा में अगर यहाँ पर कोई भी मान, इसमें घात का कोई भी मान जो है निगेटिव आ जाए, या ये पूर्णांक नहीं है, जैसे घात 1/2 आ जाए, फिर ऋणात्मक आ जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। इस बात को आपको समझना एकदम अनिवार्य है, जानना। अगर कहीं भी ऐसा आएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया कि x² प्लस 2 कर्ण में x प्लस 3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का जो घात है यहाँ पे x² प्लस 2 और x पर 1/2 हो गया प्लस 3, कड़ी में x का मतलब x पर पावर 1/2। तो यहाँ पर जो है ये बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो इस बात को विशेष रूप से आपको समझना है कि बहुपद में जो चर होगा उसका घात
हमेशा ऋणेतर पूर्णांक ही रहेगा, जबकि गुणांक कुछ भी हो सकते हैं। गुणांकों के लिए कोई यहाँ पर वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, वो परिमेय भी हो सकते हैं, वो जो है आपके अपरिमेय भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5x + 3, तो ये बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो गुणांक तो कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिमेय अपरिमेय वास्तविक कुछ भी लिखा जाए, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, तो कुछ भी लिखा जाए, लेकिन इसमें जो चर का घात होता है वो ऋणेतर पूर्णांक ही होता है। इसको ध्यान में रखना है कि इसमें बहुपद में जो चर का घात रहेगा वो ऋणेतर पूर्णांक ही रहेगा। तो इसके बाद जो है, अब इसके बाद दो संक्रियाओं को मैंने बताया। इसके बाद की जो संक्रिया है वह गुणन की संक्रिया है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज जो है पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से प्रभावित है, जिसके नाते सभी शिक्षण संस्थान बंद है। ऐसे में पढ़ने का एकमात्र एक ही जरिया बचा हुआ है कि हम जो है यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से यह अपील है कि आप लोग अपने समय का ख्याल रखें, क्योंकि जो समय व्यतीत हो जाएगा वो लौट करके नहीं आएगा। ऐसे में आप अपने समय का सदुपयोग करें, और हम प्रयास करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि पूरे समय का उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक जो आपके विषय वस्तु हैं और जो संबंधित आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए और सरलता से आपको समझाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।